सभी व्यूअर्स का वेलकम है YED की एडिटोरियल क्लास में, जहां पे मेरी कोशिश होती है आप सबकी इंग्लिश को बेहतर करने की एक खास अंदाज के अंदर। अंदाज वही है, जनरली टॉपर्स को आप देखेंगे इसी अंदाज से पढ़ते हुए, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को साथ में लेकर के चलेंगे आप इस तरीके से। चलिए फटाफट पढ़ते हैं उसी यूजुअल वे के अंदर। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल को टॉक्सिक डिजास्टर है इसका टाइटल। अब आप सबको मैं दो चीज़ें सजेस्ट करूँगा। पहली चीज़ क्या, इसको खुद पढ़ने की कोशिश करें, है ना। नहीं देखनी है वीडियो, बंद कर दो, इसको साइड में रखो, या आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, चाहे आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, यहाँ भी रखा हुआ देखो, टेलीग्राम पे जाओ, ऑफिशियल YED सर्च करो, इसके अंदर आपको इसका मिल जाएगा आज का जो है ना PDF। खुद पढ़ने की कोशिश करो, फिर आओ इस वीडियो के ऊपर, ताकि आपको पता लगे आपके क्या गैप्स हैं, है ना। खुद मैं तो पढ़ा दूंगा, आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है, तो पहले खुद पढ़ो, फिर इस वीडियो पे आकर के इस वीडियो को जो है ना समझने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, आज के एडिटोरियल के दौरान पिछले कई ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को मैंने रिवाइज करवाया है, तो अपने आप को असेस करेंगे आप वीडियो के दौरान आपने कितना मेरे साथ सीखा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। डिजास्टर क्या होता है? बड़ी सी तबाही को, विनाश को बोलते हैं डिजास्टर। इससे पहले क्या लगा हुआ है? टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला। ज़्यादातर लोगों को आपको पता होगी ये बात, टॉक्सिक मतलब जहरीला, डिजास्टर मतलब विनाश। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या, बारीकी भरी चीज़ ये है मेरे भाई, ये टॉक्सिक एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जो नाउन से पहले आकर के अपनी आइडेंटिटी को बनाती है। बिना नाउन के एडजेक्टिव की कोई आइडेंटिटी नहीं है ना। अगर कोई नाउन नहीं तो कोई एडजेक्टिव नहीं। तो इसलिए इस टॉक्सिक को डिजास्टर नाम के एक नाउन की जरूरत पड़ी आने के लिए। इंग्लिश का रूल यही कहता है, जब जब एडजेक्टिव्स आएंगे उनके साथ में एक नाउन आएगा। अब इस कॉमन एरर के अंदर क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके अंदर इस कमजोरी का आपका फायदा उठाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है, मैनी टॉक्सिन्स वर प्रेजेंट इन द वाटर, है ना। मैनी टॉक्सिन्स वर प्रेजेंट इन द वाटर, ये वर्ब का सब्जेक्ट है मैनी टॉक्सिन्स। टॉक्सिन है एक नाउन, एक एडजेक्टिव के आगे लगा है, बिल्कुल ठीक है। टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, पर इस टॉक्सिन को मैं अभी टॉक्सिन में बदल दूं, टॉक्सिक में। मैनी टॉक्सिक्स वर प्रेजेंट इन द वाटर। अब हुआ क्या, मेरा पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना वो एडजेक्टिव ही है। मैनी भी एडजेक्टिव, टॉक्सिक भी एडजेक्टिव। ऐसा कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए उसके अंदर एक नाउन होना चाहिए बनने के लिए। तो यहाँ पे टॉक्सिक जैसे लिखा ना, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन बन गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एरर को, और टॉक्सिक को बदलना है टॉक्सिन के अंदर, क्योंकि टॉक्सिक तो एडजेक्टिव होता है। उसके आगे क्या लिखा होगा, जैसे मैनी टॉक्सिक, अगर ऐसा लिखना है ना तो उसके आगे लिखा होगा मैनी टॉक्सिक एलिमेंट्स, है ना। मैनी टॉक्सिक एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन द वाटर, ये हो सकता है, पर टॉक्सिक अकेला नहीं आ सकता। तो हमेशा ध्यान रखें, नाउन और एडजेक्टिव को भेद रखें, इन दोनों के अंदर डिफरेंस रखें, इन दोनों के अलग अलग काम है। अब देखो, टॉक्सिक का, टॉक्सिन के जो सिनोनिम है दो, पॉइजन और वेनम, ये दोनों भी नाउन होंगे क्योंकि टॉक्सिन नाउन है। तो अब इन नाउन से हम जो इनके एडजेक्टिव फॉर्म बनाएंगे, पॉइजन की बन जाएगी पॉइजनस, वेनम की बन जाएगी वेनमस। समझ गए मेरी बात को? टॉक्सिन, पॉइजन, वेनम नाउन, टॉक्सिक, पॉइजनस, वेनमस जो है एडजेक्टिव्स। धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लगेगा। अब हर वर्ड के एडजेक्टिव और नाउन फॉर्म को ना समझने की कोशिश करें, डिक्शनरी की हेल्प लें, डिक्शनरी योर बेस्ट फ्रेंड। चलो, कह रहा, द गैस लीक ट्रेजेडी इज अ रिमाइंडर दैट सेफ्टी इज पैरामाउंट व्हेन एग्जिटिंग द लॉकडाउन। कह रहा, जो गैस लीक की ट्रेजेडी आई है ना, जो भी बड़ा डिजास्टर आया है, बहुत बड़ी जो आपदा आई है जिसमें गैस लीक हुई है, वो एक रिमाइंडर है, वो एक वेकअप कॉल है, वो हमें याद करवाने वाली एक चीज़ है। दैट वो चीज़ ये कि सेफ्टी जो है, सुरक्षा जो है ना, वो है पैरामाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट। और कब? व्हेन एग्जिटिंग द लॉकडाउन, जब लॉकडाउन को हम एग्जिट कर रहे होंगे, जब लॉकडाउन से हम बाहर निकल रहे होंगे। समझ गए सेंटेंस को? ट्रेजेडी या रिमाइंडर कि लॉकडाउन से निकलते वक्त सेफ्टी का ध्यान हमें रखना है। अब आ जाओ सेंटेंस के पीछे ही ग्रामर में। आज वैसे तो ज़्यादा कुछ ग्रामर में है नहीं, इसकी बहुत सिंपल लिखा हुआ एडिटोरियल है। आज आपको काम ये करना है, हर सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब है ना, इस एक्सरसाइज को आपको खुद को करना है। ट्रेजेडी और इज यहाँ के सब्जेक्ट और वर्ब हैं, अगले क्लोज में सेफ्टी और इज है, और पूरे एडिटोरियल का ग्रीन और पिंक में इसी तरह से सब्जेक्ट और वर्ब मार्क्ड है। तो आज थोड़ा सा जो ज़्यादा है ना हैवी नहीं है आपकी डोज, तो आप कोशिश करें इस एक्सरसाइज को हर एक लड़का हर एक लड़की करेगी, है ना, ताकि आपको देखना यही है कि 100% जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी बैठनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब को मार्क करते हुए, ठीक है। चलो, दूसरी चीज़, पैरामाउंट क्या होता है? बहुत बार आया वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी होता है, उसको हम बोलते हैं सुप्रीम को पैरामाउंट। चलो, छोटी सी एक समरी दे दूँ। आपको पता होगा विजाग के अंदर गैस लीक डिजास्टर हुआ, कई लोग मर गए, कई लोग जो है भागते भागते गिर गए, अनकॉन्शियस हो गए। इसने क्या बोला अपने एडिटोरियल ने कि ऐसा है, ये लॉकडाउन से निकलते वक्त ऐसी कई घटनाएं होने वाली हैं। अब ये क्यों हुई ट्रेजेडी, इसका तो मैं बता पाएगी ऑफिशियल प्रो भी, ऑफिशियल जब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता लग पाएगा। लेकिन देख करके लगता है कि
जो अभी लॉकडाउन के कारण अनस्किल्ड लोगों ने इस प्लांट को ऑपरेट किया है ना, ऐसा लगता है। तो अनस्किल्ड लोगों के ऑपरेट होने के कारण जो है ऐसा डिजास्टर हुआ। अब ये कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है हम लॉकडाउन को जो है ना इसके ऊपर डाल दें कि लॉकडाउन के कारण डिजास्टर हो गया। बोला वो भी ज़रूरी था, पर इस डिजास्टर को टाला जा सकता है अगर आप सेफ्टी और हजार्डस केमिकल्स का जो एक्ट है ना उसको ठीक से फॉलो करवाएं, है ना। एक केमिकल एक्ट होता है हजार्डस केमिकल्स का, उसमें केमिकल्स को ठीक से जो आपको रखना है, संभाल करनी है, एक एक्ट के जो रूल्स बने हुए हैं, तो कह रहा है उसको अच्छे से फॉलो करवाओ ना, तो आप सेफ्टी को संभाल सकते हो, सेफ्टी को देख सकते हो। बस ये इसके एडिटोरियल की समरी है। अगर 4 लाइनों में बताऊँ तो कोशिश करना है आपको इस समरी को इंग्लिश के अंदर 5 to 6 सेंटेंसेस के अंदर कमेंट सेक्शन में डालने की। लिखोगे तो बेहतर बनोगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। कह रहा है द डिजास्टर्स लीक ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल दैट हैज़ किल्ड सेवरल पीपल एंड लेफ्ट 100 sick नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश comes as a shock to a nation struggling to cope with a prolonged lockdown। कह रहा है जो डिजास्टर्स लीग आई है, डिजास्टर्स तो आप समझ गए ना, डिजास्टर था नाउन, डिजास्टर्स बन गई एडजेक्टिव फॉर्म, ये ऊपर था नाउन। तो कह रहा है ये जो विनाश भरी लीग आई है एक जहरीले केमिकल की, टॉक्सिक केमिकल की, और वो केमिकल जिसने मार दिया कितने, सेवरल लोगों को, और क्या कर दिया, छोड़ दिया हजारों को बीमार बना के, लेफ्ट 100 sick। कहाँ पे, नियर विशाखापट्टनम, इस जगह के पास, इन आंध्र प्रदेश, इस स्टेट के अंदर। कह रहा है जो लीक है ना, अब इसकी वर्ब आ गई कम्स। कह रहा है जो लीक है ये आती है और कैसे, एक शॉक की तरह, ये एक झटका बन के आई है, और किसके लिए, नेशन के लिए। अच्छा कौन सी नेशन, जो स्ट्रगल कर रही है, जो बड़ी कोशिश कर रही है कोप विद करने की, जो है निपटने की, और किसके साथ, एक प्रोलॉन्ग लंबे खिंचे हुए लॉकडाउन के साथ, एक ऐसा लॉकडाउन जो लंबा चलता ही जा रहा है। समझ गए सेंटेंस को, ये लीक थी जिसने ये दोनों काम किए, और ये बन के आई है एक शॉक हमारे देश के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगलिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, इसको मैं अभी अलग कर देता हूँ। चलो आ जाओ सेंटेंस के पीछे ग्रामर में। सबसे पहली चीज़, चलो पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं। डिजास्टर समझ गए ना आप, ऊपर आपने डिजास्टर देखा था, उसका डिजास्टर्स बना हुआ है, तो डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रक्टिव, ट्रेजेडी से ट्रेजेडी, ट्रेजिक, और कैटास्ट्रॉफी से कैटास्ट्रॉफिक, है ना। नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म्स आपको बताता जा रहा हूँ मैं साथ साथ। प्रोलॉन्ग क्या होता है, लंबा खिंचा हुआ, लेंदी बोल लो, प्रोट्रैक्टेड बोल दो, लिंगरिंग बोल दो, इलोंगेटेड बोल दो, एक्सटेंडेड बोल दो, सबका मतलब यही होता है कोई चीज़ जो लंबी खिंची हो। कॉप विद पे कॉमन एरर का क्वेश्चन बनता है, आपको कॉप अप विद बोलते हैं। पता नहीं क्यों लोगों को सही लगता है, मुझे तो देखते ही सही नहीं लगता। शायद मैंने क्या बहुत बार इसको नोटिस कर लिया, तो मुझे तो कॉप अप विद क्या देखते ही अननेचुरल लगता है, पर बहुत लोगों को कॉप अप विद जो है ना वो नेचुरल लगता है, बल्कि ये गलत है ना। तो कभी भी कॉप अप विद नहीं होता। आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, दे वर अनेबल टू कॉप अप विद द लॉस ऑफ देयर यंग सन। अपने जवान बच्चे के लॉस के लिए वो तो अनेबल थे कॉप अप विद करने को, उस लॉस से निपट नहीं पा रहे थे ना, ऐसा सेंटेंस मिल सकता है आपको। तो कॉमन एरर का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा दिखे अप को बीच में से निकाल दो, कॉप विद होता है, कॉप अप विद नाम की कोई फ्रेजल वर्ब इंग्लिश के अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ इसकी ग्रामर में। अच्छा कॉन्सेप्ट है विच, दैट और हु का, मैंने सोचा इसको रिवाइज कर लेते हैं आज फटाफट से, रिलेटिव प्रोनाउन का। जो लोग जानते हैं अच्छे से वो लोग तो ठीक है रिवाइज करेंगे, जो लोग नहीं जानते ना खास ध्यान देना इसको। अगर आपको क्लिक कर गया तो शायद 10 सेकंड लगेंगे, और क्लिक नहीं किया तो शायद आपको 1 साल लग जाएगा समझने में। क्लिक करने की बात है, 10 सेकंड में क्लिक हो जाए तो 10 सेकंड में हो जाएगा। कोशिश करें। चलो 3 रिलेटिव प्रोनाउन है इंग्लिश के अंदर, हु, विच और दैट, है ना। हु का किसके लिए यूज़ होगा, ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए, और सिर्फ इंसानों के लिए यूज़ होगा। दूसरी चीज़ विच और दैट इंसानों के लिए यूज़ नहीं होगा। अगर आप थोड़ी सी भी रीजनिंग करते हैं तो आप समझ जाएंगे, जब जब इंसान आएंगे ना तो आपको हु लगाना है और विच या दैट नहीं लगाना, और जब जब इंसान ना आए तब आपको हु नहीं लगाना और विच और दैट में से एक चीज़ लगानी है। समझ गए। इंसानों के लिए अलग कर दिया हमने हु, और विच और दैट कर दिया हमने इन एनिमेट चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए। इतनी चीज़ क्लियर। अब देखो सारी जो लड़ाई है ना वो विच और दैट की है, क्योंकि इंसान जहाँ आता है आप तो हु लिख ही देते हो, दिक्कत होती है आपको जानवरों में और इन एनिमेट चीज़ों में। अब विच कहाँ लगेगा, ऐसी कोई चीज़ जो नॉन स्पेसिफिक हो, और दैट लगेगा ऐसी कोई चीज़ जो स्पेसिफिक हो। अब ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्या है, आप मेरे साथ ध्यान से देखो, है ना, एक बार में समझ जाओगे थोड़ा अगर फोकस के साथ देखोगे तो। देखो, द टॉक्सिक केमिकल दैट किल्ड सेवरल पीपल इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस फैक्ट्री। कह रहे जहरीला केमिकल जिसने हजारों लोगों को मारा, सेवरल लोगों को मारा, इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे दैट देख रहे हो ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सवाल क्या है, इस दैट की जगह विच क्यों नहीं आया।
और इस दैट की जगह हु क्यों नहीं आया? हु इसलिए नहीं आया क्योंकि टॉक्सिक केमिकल है, इंसान तो है नहीं, तो हु का तो सवाल है नहीं, तो विच या दैट में से एक आना था। अब यहाँ लगा हुआ विच, अब ये बताओ दैट क्यों नहीं आया, या दैट लगा दूँ तो बताओ विच क्यों नहीं आया? देखो रीज़न क्या है, कौन सा टॉक्सिक केमिकल, ये खास टॉक्सिक केमिकल, कौन सा, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा। अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं बीच में से निकाल दूँ, द टॉक्सिक केमिकल इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री, आपके पास सीधा सा सवाल आएगा, भाई कौन सा वाला? टॉक्सिक केमिकल तो बहुत सारे हैं, तेजाब भी टॉक्सिक है, पॉइजन भी टॉक्सिक है, साइनाइड भी टॉक्सिक है, आप कौन से की बात कर रहे हो जो इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है? तो मैं क्या बोलूँगा, द टॉक्सिक केमिकल दैट किल्ड सेवरल पीपल इज प्रोड्यूस्ड इन दिस फैक्ट्री, या ऐसा लिख दूँ दैट किल्ड सेवरल पीपल इन विजाग, ऐसा लिख दो मान लो, है ना, इन विजाग, जिसने विजाग में हज़ारों लोगों को मारा वो इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे मैंने किसकी बात कर दी, एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर दी। अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं बीच में से निकाल दूँ तो ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। इस केस के अंदर मैं विच नहीं लगा सकता, मुझे दैट ही लगाना है। फिर समझ लो, क्योंकि हमने एक खास टॉक्सिक केमिकल की बात की, अगर जिसके बारे में हम नहीं बताएं कि वो कौन सा है, हज़ारों लोगों को मारने वाला है या नहीं, तो उसके बारे में पता लगेगा नहीं किसी को, तो इस वजह से हम यहाँ पे दैट को यूज़ कर रहे हैं, विच की जगह पे दैट लगा रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को आगे देखो मेरे साथ, ये विजाग वाला मैं निकाल देता हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है ना सेंटेंस। अब देख लो, MIC, देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, MIC थी ना भोपाल जो गैस ट्रेजेडी वाली, कह रहा हूँ मिथाइल आइसोसाइनाइड दैट किल्ड सेवरल पीपल इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस फैक्ट्री। मैं कह रहा हूँ मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसने बहुत सारे लोगों को मारा इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है। अब मैंने क्या लगाया यहाँ पे, दैट। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दैट नहीं आना चाहिए, एक्चुअल में यहाँ पे आना चाहिए विच। अब समझो क्यों, क्योंकि इसको मैं बीच वाले को निकाल दूँ, इसको मैं बीच में निकाल दूँ, क्या इस सेंटेंस पे कुछ फ़र्क पड़ा? MIC इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस फैक्ट्री, MIC को इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। सबको पता है MIC नाम की चीज़ कौन सी है, दुनिया में एक ही MIC है, बहुत सारी MIC नहीं है। अगर मैं ऐसे सीधे सीधे बोल दूँ मैथिल आइसोसाइनाइड इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है, तो इस सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे सीधे आपको पता लग जाएगा मैथिल आइसोसाइनाइड क्या है और इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बीच में दी है ना, विच किल्ड सेवरल पीपल, इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लोज, है ना। अब मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा सेंटेंस के मीनिंग को, ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन ना भी हो ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आपके सेंटेंस पे, सेंटेंस वैसा का वैसा है, उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। ऐसे क्लोजेज नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज जो होते हैं ना, वो अपने पहले क्या लेते हैं, विच। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे दैट लगा था क्योंकि केमिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे MIC एक नॉन स्पेसिफिक चीज़ है, कैसे? हम यहाँ पे विच लगा रहे हैं इसीलिए क्योंकि MIC के बारे में सब जानते हैं, है ना। इस इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है MIC क्या है और मारती है लोगों को। अगला सेंटेंस देखो, द लॉयंस विच कैन रन वेरी फास्ट आर फाउंड इन अफ्रीका। लॉयंस जो कि बहुत तेज़ भागते हैं, शेर जो कि बहुत तेज़ फास्ट जो है ना रन करते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर बीच वाले सेंटेंस को, इस एडजेक्टिव क्लोज को, है ना, ये विच दैट हु से शुरू होने वाला, इसको मैं दूँ यहाँ से निकाल, मान लो मैं इसको निकाल दूँ, सेंटेंस क्या रह गया, द लॉयंस आर फाउंड इन अफ्रीका। बिल्कुल बदल गया इसका मीनिंग, सारे के सारे लॉयंस के बारे में बात कर दी हमने। हम तो बात कर रहे हैं मेरे भाई उस लॉयन की जो कि बहुत तेज़ भागता है, विच कैन रन वेरी फास्ट। समझ गए ना? मतलब क्या यहाँ पे कि बीच में जो क्लॉज आ रहा है ना, इसके बिना इस सेंटेंस का मीनिंग अधूरा है। अगर ये एक ऐसा क्लॉज है जिसके बिना सेंटेंस का मीनिंग अधूरा है, तो हम इसको विच से नहीं बता सकते, हमें लगाना पड़ेगा दैट। द लॉयंस दैट कैन रन वेरी फास्ट आर फाउंड इन अफ्रीका। समझ गए मेरी बात को? अब अगले को देखो, और लॉयन शेरा विच इज़ अ वाइल्ड एनिमल वॉज बॉर्न इन अफ्रीका। हमारा लॉयन, हमारा शेर जिसका नाम ही शेरा है, अफ्रीका में पैदा हुआ था, जो कि एक वाइल्ड एनिमल भी है। सेंटेंस के बीच में कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, विच इज़ अ वाइल्ड एनिमल। इसको निकाल दो इसको, चलो। और लॉयन शेरा वॉज बॉर्न इन अफ्रीका। अगर इस सेंटेंस को मैं किसी को बताऊं और पहले वाले सेंटेंस को किसी को बताऊं, क्या सेंटेंस के मीनिंग में कुछ फ़र्क आया? बीच वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं ना दूं तो भी आपको मालूम चल जाएगा हमारा लॉयन शेरा जो है ना अफ्रीका में पैदा हुआ था। समझ गए मेरी बात को? बीच वाली इंफॉर्मेशन गैर ज़रूरी है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा विच को।
अगर मुझे यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन देनी होती जैसे यहाँ पे दी हुई है, वो वाला शेर, वो खास शेर, वो स्पेसिफिक शेर जो कि बहुत तेज़ भागता है, तब मैं लगाता दैट को। समझ गए ना। अब इसमें एक और चीज़ देख लेना, विच से पहले या हु से पहले आप कोमा लगाते हो और उस क्लोज के बाद में कोमा भी लगाते हो, पर जब दैट वाला क्लोज आता है ना, इसमें कोमास नहीं आते, ये बिना कोमा के पूरा चलता रहता है एक साथ। तो मैं यहाँ से दैट निकाल दूंगा, यहाँ से भी दैट के वजह से कोमा निकाल दूंगा और इस वाले कोमा को मैं रखूँगा रिटेंट। एक और देख लें, यहाँ तो लगाना ही है ना, हाँ देख लो, द टेबल्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग आर रिलेटिवली कॉस्टलियर। टेबल्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, वो रिलेटिवली जो है कॉस्टलियर है, ज़्यादा जो है वो कॉस्टली हैं। समझ गए। टेबल्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बीच वाली इंफॉर्मेशन निकाल दो, टेबल्स आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कॉस्टलियर। अरे भाई कौन सी टेबल्स, सब टेबल्स की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, वो वाली टेबल्स जो ज़्यादा कॉस्टली हैं। अच्छा वो ज़्यादा कॉस्टली हैं तो फिर यहाँ पे विच नहीं आएगा। हम अगर स्पेसिफिक टेबल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दैट आएगा और ये कॉमास निकलेंगे। अगले सेंटेंस को देखो, दीज गोदरेज टेबल्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग आर रिलेटिवली कॉस्टली। ये गोदरेज की टेबल बहुत कॉस्टली हैं और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं। बीच वाली इंफॉर्मेशन की कुछ ज़रूरत है, मान लो इसको निकाल दें, यहाँ से निकाल दो, दीज गोदरेज टेबल आर रिलेटिवली कॉस्टली। सेंटेंस तो सीधा सीधा बन ही रहा है, मतलब बीच की जो इन्फॉर्मेशन है टेबल के बारे में कुछ बढ़ चढ़ के बता रही है। इसको ना भी बताएं ना तो भी पता लग जाएगा टेबल कौन सी है। इस वजह से मैं यहाँ पे विच लगा के अपना काम चलाऊंगा, दैट को नहीं लगाऊंगा। आई थिंक इतने में आपको क्लिक कर जाएगा। जिसको करना होगा ज़रूर से इसको रिपीट करने की कोशिश करें, 2 बार करें, 3 बार करें, कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपके ध्यान खींचूंगा, रिलेटिवली के साथ में कभी भी वर्ब की एडजेक्टिव की सेकंड जो है ना डिग्री नहीं आती। जानबूझ के लगाया मैंने, रिलेटिवली कॉस्टली होगा, कभी भी रिलेटिवली कॉस्टलियर नहीं होता। सीखा ना 2-3 दिन पहले। रिलेटिवली कंपैरेटिवली के बाद में अभी कभी भी आपको एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगानी है। समझ गए इतना। अब एक सेंटेंस और करते हैं लास्ट में, किसी को कन्फ्यूजन रह जाए तो। राजू विच इज़ आवर फ्रेंड हैज़ क्रैक्ड IBPS PO मेंस दिस ईयर। राजू जो कि हमारा दोस्त है क्रैक कर चुका है IBPS मेंस को। बीच वाली इंफॉर्मेशन की कुछ ज़रूरत है? मुझे तो ये बताना ना, राजू ने IBPS PO को क्रैक कर दिया है। अगर बीच वाली इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे विच लगा के अपना काम चला लूँगा, है ना, यही होगा ना। बहुत समझदार हो आप। शुरू में बताया था मैंने, जिन जिन के दिमाग में अभी भी आ रहा है ना विच आएगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना। ह्यूमंस के लिए हु लगता है, विच और दैट सिर्फ तभी लगाना है जब आपके पास ह्यूमंस ना हो। तो राजू तो ह्यूमन है ना यार, कोई कुत्ता थोड़े ना किसी का। IBPS PO क्लियर कौन करेगा? तो राजू आया तो मेरे भाई यहाँ पे तो कोई आपका झगड़ा ही नहीं है, सीधे सीधे हु लगाओ, सेंटेंस आपका सही बन गया। विच या दैट नहीं लगाना। दैट लगता है कभी कभी स्पेसिफिक ह्यूमंस के लिए, आपके एग्जाम पर्पज से वो नहीं आएगा। आजकल शुरू हो गया लगना, उसको आप छोड़ो, है ना। ह्यूमंस के लिए SSC बैंक सिर्फ और सिर्फ हु को प्रीफर करते हैं। अब एक छोटा सा क्विज है, अगर आप समझ गए तो 4 क्वेश्चंस है। अब इस क्विज के अंदर एक छोटा सा मैंने एक टर्न और दिया है। इसके अलावा पुराने कोई कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ सीखे हुए हैं ना, उनको भी मैंने रिवाइज करवाने की कोशिश की है। तो कोशिश करना आप जहाँ जहाँ आपको एरर दिखे उसको सही करना है। तो ये 5 1 2 3 4 5 तो ब्लैंक्स हैं। इसके अलावा कोई एरर दिखे ना, जो कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ पिछले 2 महीने में सीखा है, उसको भी आपको करना है सही। यहीं पे वीडियो को पॉज करो, क्विज को अटैम्प्ट करो, क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डालो। मैं आप 5 सेकंड बाद वीडियो को फिर से आप जब शुरू करोगे ना तो मैं आपको क्विज सॉल्व करवाऊंगा। फिर से बोल रहा हूँ, कसम लगेगी, जिसने अगर सॉल्व नहीं किया ना, गारंटी ले रहा हूँ मैं उसकी, कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता वो। अगर आपको खुद बुद्धि और पेन नहीं चलाना ना तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो आपकी हेल्प आपको खुद को करनी है, पहले खुद करो और फिर मेरे आंसर्स को देखना, ठीक है ना। चलो, आई होप आप में से 90% ने कर लिया होगा। 10% ढीठ होते हैं, मेरे को पता है नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। दोस डैश कमिट द क्राइम्स लेटर रिपेंट देयर डिसीजंस। हु विच दैट में से एक चीज़ लगेगी। वो लोग जो क्राइम्स को कमिट करते हैं, जो गुनाह करते हैं, बाद में जाकर के रिपेंट करते हैं अपने डिसीजन को, अपने फैसलों को, है ना। रिपेंट करने मतलब क्या है? पश्चाताप करना। तो कौन लोग करते हैं? बात हो रही है इंसानों की। क्या कुत्ते क्राइम कर सकते हैं? क्या टेबल्स क्राइम कर सकती हैं? क्या जो है गोदरेज की अलमारियाँ क्राइम कर सकती हैं? नहीं कर सकती। एनिमेट चीज़ है, इंसान है। दोज के बाद में क्या आएगा? सीधे सीधे आएगा हु। दोज हु कमिट क्राइम्स लेटर रिपेंट देयर डिसीजंस। अगला देखते हैं। द डॉग्स डैश बार्क एट एवरीवन डैश हार्डली हार्ड बाइट। कुत्ते जो सब पे भौंकते हैं,
बड़ी मुश्किल से, हार्डली या हार्ड वो काटते हैं ना, कभी कभी वो काटते हैं। सेंटेंस है आपका ये। सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, हु या विच या दैट में से एक चीज़ आएगी। हु तो आएगा नहीं, डॉग्स की बात हो रही है, क्या आएगा, विच या दैट। अगर यहाँ पे मैं विच लगा दूँ, कुत्ते जो सब पे भौंकते हैं, मान लो मैं ऐसा लिख दूँ, कुत्ते जो सब पे भौंकते हैं। क्या सब कुत्ते, सबकी बात हो रही है यहाँ पे? हम बात किन की कर रहे हैं, हम उन कुत्तों की बात कर रहे हैं जो सब पे भौंकते हैं। क्या सबके सब कुत्ते सब पे भौंकते हैं? कोई कुत्ता ऐसा भी तो होता होगा ना जो किसी पे नहीं भौंकता होगा। मतलब हम बात यहाँ पे एक स्पेसिफिक डॉग्स की स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ डॉग्स की बात करना चाह रहे हैं जो कि सब पे भौंकते हैं, समझ गए ना। विच लगाने का मतलब ये हो जाता हर कुत्ता जो कि हर एक इंसान पे भौंकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम बात एक स्पेसिफिक चीज़ की कर रहे हैं, तो विच की जगह यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा दैट। तो डॉग्स दैट बार्क एट एवरीवन, अब हार्डली या हार्ड बाइट। आपको पता है हार्ड या वर्से हार्डली आप मेरे साथ देख चुके हो। जब जब आपके पास वर्ब से पहले आ जाए ऑप्शन हार्ड या हार्डली में से, तब आप लगाओगे हार्डली, और जब जब वर्ब के बाद आए तब आपको लगाना है हार्ड, है ना। हार्डली मतलब ना के बराबर, हार्ड मतलब बड़ी मुश्किल से। तो डॉग्स दैट बार्क एट एवरीवन हार्डली बाइट। समझ गए सेंटेंस को? दैट क्यों लगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉग्स की जो कि सब पे भौंकते हैं। अगर विच लगा देते तो उसका मतलब ये हो जाता कुत्ते जो कि सब के सब पे भौंका करते हैं। तो ऐसे तो नहीं होते, कोई कुत्ते ऐसे भी होते होंगे जो सब पे नहीं भौंकते होंगे, है ना। तो यहाँ से मैं इसको जो है कॉमा को भी निकाल देता हूँ। अगले को देखो, द IRDA, इस कॉमा को भी निकालना पड़ेगा। द IRDA डैश इज द सुप्रीम इंश्योरेंस रेगुलेटर इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि सबसे बड़ा इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, कंट्रोल किया जाता है सरकार के द्वारा। सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़ क्या है, हु विच या दैट। IRDA तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हु का तो क्वेश्चन यहाँ पे आता ही नहीं, क्या आएगा, विच या दैट। अब ये बताओ यहाँ पे अगर दैट लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो खास IRDA जो कि सुप्रीम इंश्योरेंस रेगुलेटर है। इस बात से क्या मतलब है, अपने पास 15,000 IRD हैं देश के अंदर, है ना, उनमें से हम उसकी बात कर रहे हैं जो सुप्रीम इंश्योरेंस रेगुलेटर है। क्या ऐसा केस है देश में? RBI IRDA जो हैं वो एक ही है, सिंगल है। तो मतलब यहाँ पे दैट लगा के स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो हमें विच लगाना है। सब लोग IRDA को जानते हैं, सिर्फ एक IRDA है, तो यहाँ पे विच से हमारा काम चल जाएगा। दैट लगाने का मतलब क्या हो जाता, बहुत सारे IRD हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी जो कि सुप्रीम रेगुलेटर है। ऐसा कोई केस तो है नहीं, है ना, IRDA तो एक ही है, तो हमें लगाना है यहाँ पे विच को। लास्ट देख लो, द मेडिसिन हु विच दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय GSK आर बेटर देन सिप्ला। दवाइयाँ जो मैन्युफैक्चर होती है GSK द्वारा वो बेटर हैं किससे, सिप्ला से, है ना। सेंटेंस आपका ऐसा बना हुआ है, दवाइयाँ जो कि मैन्युफैक्चर होती हैं। हु तो आएगा नहीं, दवाइयाँ हैं तो हु तो बाहर हो गया, बचा क्या, विच या दैट। अब ये बताओ यहाँ पे विच लगाऊँ या दैट लगाऊँ। अगर यहाँ पे विच लगा दिया तो उसका मतलब क्या है, वो सब की सब दवाइयाँ जो कि GSK मैन्युफैक्चर करता है वो अच्छी हैं सिप्ला से। सब की सब दवाइयाँ हो जाएंगी यहाँ पे जैसे विच लगाया हमने यूँ बता दिया दवाइयाँ तो GSK ही मैन्युफैक्चर करता है। ये अगर पूरा निकाल भी देंगे तो हमारे हिसाब से सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेडिसिन आर बेटर देन सिप्ला, इसका मतलब ये हो जाता है सिर्फ और सिर्फ जो है ना GSK नाम की कंपनी वही मेडिसिन को बनाती है, उसके अलावा कोई कंपनी मेडिसिन को नहीं बनाती। पर आगे का सेंटेंस देख के हमें मालूम पड़ जाएगा ये बात तो है नहीं, सिप्ला नाम की कंपनी का नाम भी हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें खास मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो कि GSK नाम की कंपनी बनाती है। उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे विच की जगह यूज़ करेंगे दैट। द मेडिसिन, वो खास मेडिसिन जो कि GSK मैन्युफैक्चर करती है आर बेटर देन सिप्ला। समझ गए, दैट क्यों है, यहाँ पे खास मेडिसिन की बात हो रही है। अगर विच लगा देते तो सब के सब मेडिसिन की बात हो जाती और सब के सब तो GSK मैन्युफैक्चर नहीं करती। अगर इतना समझ गए ज़रूर से मुझे अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर बताएं कितना आया आपका 5 में से। अब आपका बोनस क्वेश्चन है ना। एक्चुअल में आपका स्कोर बनता है 6 से, है ना, 5 से नहीं बनता। कैसे, इस लास्ट वाले जो है ना सेंटेंस में है गलती, मैंने जानबूझ के छोड़ी है, पता नहीं मुझे कितने लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब इससे असेस कर लेना, अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया ना तो आप सही ट्रैक पे हो। गलती क्या है, मेडिसिन्स जो कि मैन्युफैक्चर होती हैं GSK द्वारा वो बेटर हैं सिप्ला से, मेडिसिन्स बेटर हैं सिप्ला से। ये बताओ अब GSK और सिप्ला को कंपेयर कर रहे हो या मेडिसिन और सिप्ला की मेडिसिन को कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों में होता है। आप एक बिल्डिंग और एक लड़की में कंपैरिजन कर सकते हो, दिस बिल्डिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल या दिस बिल्डिंग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दैट गर्ल, है ना। ये बिल्डिंग उस गर्ल से बहुत सुंदर है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आपको ब्यूटी कंपेयर करना है तो दोनों लड़कियों की करनी पड़ेगी या दो बिल्डिंग से करनी पड़ेगी। अब इस केस में क्या करें, आपको यहाँ पे कहना था दवाइयाँ GSK की ज़्यादा जो है बेटर हैं
वो किसके मुकाबले, दवाइयाँ सिप्ला की। तो मैं क्या लिखूँगा, देन मेडिसिन्स ऑफ सिप्ला। समझ गए सेंटेंस को, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि देन लगा के हमने मेडिसिन जीएसके और मेडिसिन सिप्ला को कंपेयर किया, दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया। जरूर से मुझे बताएं लास्ट वाली एरर कितने लोगों ने पॉइंट की थी मेरे बताने से पहले, अपने आप को असेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा रेसिडेंट्स ऑफ हैबिटेशंस अराउंड गोपालपट्टनम क्लोज टू द साइट वेयर द एलजी पॉलीमर प्लांट इज लोकेटेड passed out as the hazardous serene vapor swept through the area at night। कह रहे जो वाशिंदे थे, रेसिडेंट्स थे, रहने वाले थे, और किसके, इस बस्ती के। हैबिटेशन क्या होती है, एक एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं। हैबिटेशन में रहने वाले लोगों को हम रेसिडेंट या हैबिटेंट बोलते हैं। तो कह रहा है हैबिटेंट या रेसिडेंट इस मोहल्ले के, इस हैबिटेशन के, और कौन सा हैबिटेशन है ये, आसपास इस जगह के। कह रहा है जो ये वो जगह है जो कि क्लोज टू है, बड़ी नज़दीक है, और किसके, उस साइट के। और कौन सी साइट, जहाँ पे एलजी पॉलीमर प्लांट लोकेटेड था, यहाँ पे एलजी पॉलीमर प्लांट जो है स्थापित है। समझ गया ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, इनकी वो आ गई। कह रहा है इन रेसिडेंट्स ने किया पास्ड आउट, ये रेसिडेंट सबके सब हो गए बेहोश। और क्यों, कह रहा है जैसे ही ये जो हजार्डस सेरीन वेपर थी ना, ये जो बड़ी जोखिम वाली, बड़ी रिस्की स्टेरिन भाप थी, स्वीप थ्रू कर गई, फैल गई एरिया के अंदर, रात के अंदर, है ना। तो जैसे ही ये जो वेपर फैली, सारे के सारे रेसिडेंट जो है वहाँ के ज़्यादातर रेसिडेंट ने पास आउट कर दिया, सब के सब हो गए जो है बेहोश। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें आई हैं। स्वीप थ्रू, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है स्प्रेड होना किसी चीज़ का, या किसी चीज़ का गुजर जाना, है ना, फटाफट से फैलना, या किसी चीज़ का किसी जगह से फटाफट से गुजर जाना। पास आउट मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है लूज़ करना कॉन्शियसनेस को, या हो जाना बेहोश, है ना। लूज़ कॉन्शियसनेस या फेंट का मतलब एक ही है, बेहोश हो जाना। एक पास आउट का मतलब ये भी होता है आप कौन से कॉलेज से पास आउट हैं। आई पास आउट फ्रॉम IIT फलाना ढिमकाना इन 2010, मान लो ऐसा बोल दे कोई, है ना, तो मतलब पास आउट किया उसने उस कॉलेज से। और दूसरा क्या मतलब है, ही पास्ड आउट ड्यूरिंग द मैच, वो मैच के दौरान बेहोश हो गया। तो एक ही फ्रेजल वर्ब है, दोनों के काम आती है। अब पास वर्ब से ही बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, फटाफट से अपने करेंगे डिस्कस। यही वीडियो कर दे पॉज, पहले कोशिश करें ये चारों में से आपको कितनी पता है। ये कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे मैं आपको बता चुका हूँ, कोशिश पहले आप खुद करें, फिर मैं बताऊँगा तो आपको याद रहेंगी हमेशा, इसलिए पहले आपको कोशिश करनी है। चलो, पास अवे क्या मतलब होता है, ही पास्ड अवे, मर गया कोई। पास अवे का मतलब है डाई होना, मर जाना, है ना। पास बाय समथिंग, पास में से गुजर जाना पास में से। अ कार पास्ड बाय मी, एक कार गुजर गई मेरे पास में से, ठीक है ना। दूसरा पास्ट समवन बाय, देखो यहाँ था पास्ट बाय समथिंग या समवन, यहाँ पे पास समवन बाय। इसका मतलब क्या होता है, गुजर जाना, और इस तरीके से गुजर जाना जिसका आपको बड़ा खेद हो। जैसे लाइफ पास्ट बाय हर वेरी क्विकली, उसकी ज़िंदगी बड़ी जल्दी गुजर गई। कहने का मतलब क्या था, अपनी ज़िंदगी से बड़ी खुश नहीं थी वो जो करना चाहती थी वो ज़िंदगी में नहीं कर पाई, तो वो बोलेगी लाइफ पास्ट बाय हर, या यूँ बोलेगी, या मैं यूँ बोलूँ ना, लाइफ पास्ट बाय मी वेरी क्विकली, तो मैं यूँ बोलूँगा मैं ज़िंदगी में ज़रा कुछ कर नहीं पाया, मेरी ज़िंदगी फटाफट से निकल गई। तो पास बाय समवन क्या है, इस तरीके से गुजरना जिस तरीके से आपको पसंद ना हो किसी चीज़ का गुजरना, है ना। लास्ट में पास फॉर, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट होना। अब कैसे, ही कैन पास फॉर एन अमेरिकन, ध्यान से देखना है सेंटेंस को, एन अमेरिकन फॉर हिज वाइट स्किन। इसका मतलब क्या है, वो पास फॉर हो सकता है एक अमेरिकन की तरह, उसको एक अमेरिकन समझा जा सकता है, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो एक अमेरिकन की तरह उसकी वाइट स्किन के लिए। इतना गोरा है कि उसको देख करके आपको लगेगा यू कैन पास हिम फॉर एन अमेरिकन। समझ गए ना। तो पास फॉर का मतलब क्या है, एक्सेप्ट होना, किसी चीज़ के लिए माना जाना। तो पास से सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं। आगे बढ़ेंगे। कह रहा सेवरल डेथ्स टुक प्लेस एज पीपल ट्राइड टू फ्ली एंड द केमिकल रेंडर्ड देम अनकॉन्शियस। बहुत सारी डेथ्स ने टुक प्लेस किया, बहुत सारी डेथ्स निकल करके आई, हो गई, जैसे लोगों ने ट्राई किया फ्ली करने का, कोशिश की भागने की। और कह रहा है और जो केमिकल है उसने रेंडर कर दिया उनको अनकॉन्शियस, उसने उनको पास आउट कर दिया, उसने उनको बना दिया बेहोश। समझ गए ना। रेंडर वर्ब कई बार आ चुकी है, बता चुका हूँ मैं। रेंडर का मतलब होता है देना, या रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना। जैसे इस केमिकल ने इनको बना दिया सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस। बढ़े आगे। कह रहा देयर आर हॉरिफिक स्टोरीज ऑफ पीपल फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स और इनटू वेल्स एंड डिचेस एज दे लॉस्ट कॉन्शियसनेस। कह रहा वहाँ पे डरावनी स्टोरियाँ हैं, हॉरिफिक कहानियाँ हैं,
किसकी? लोगों की। और कौन से लोग? बिल्डिंग से गिरते हुए लोग, है ना, पीपल जो कि गिर रहे हैं बिल्डिंग से। और कौन से लोग कहाँ गिर रहे हैं? वेल्स के अंदर, कुओं के अंदर और डिचेस, गड्ढों के अंदर। क्यों? जैसे कि उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ कर दिया, अपना होश खो दिया। तो ऐसी स्टोरीज भी आई हैं कि छत पे खड़ा था, गैस निकली, छत से गिर गया, बेहोश हुआ और छत से गिर गया, है ना, ऐसी स्टोरीज भी हैं। कह रहा दे हैव बिकम द फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन व्हेन इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर अलाउड टू रिज्यूम देयर ऑपरेशंस। कह रहा वो बन चुके हैं। अब देखो दे किसके लिए लगा है, बात हो रही है पीपल की, तो पीपल के लिए हम दे यहाँ लगा रहे हैं। कह रहा है वो लोग बन चुके हैं पहले शिकार एग्जिट से, लॉकडाउन के, लॉकडाउन से बाहर खत्म होने के बाद पहले शिकार वो बने हैं। और कब? कह रहे जब इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अलाउ किया गया, वर अलाउड रिज्यूम करने के लिए अपने ऑपरेशंस को, है ना। तो जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने काम शुरू किया, तो ये पहली ट्रेजेडी, पहले विक्टिम्स ये लोग बने। सिंपल है, फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, वहाँ धीरे करूँगा जहाँ पे ज़रूरत होगी आपको ग्रामर की। कह रहा स्टेरिन द केमिकल इन्वॉल्व इन डिजास्टर स्ट्रक प्लांट दैट प्रोड्यूसेस पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट्स is included in the schedule of manufacture, storage and import of hazardous chemicals rules 1999। कह रहा स्टेरिन जो है ना एक केमिकल है, कह रहा जो कि इन्वॉल्व था, द केमिकल इन्वॉल्व किसमें? इस डिजास्टर स्ट्रक प्लांट में, उस प्लांट में जिसको डिजास्टर ने स्ट्राइक किया, जिस पे बड़ा संकट आ गया अभी, है ना, डिजास्टर जहाँ पे स्ट्रक हुआ, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक। कह रहा स्टीरीन जो है ना उस प्लांट में इन्वॉल्व था, और वो प्लांट दैट जो प्रोड्यूस करता था पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट्स को, दैट किसके लगा यहाँ पे? उस खास प्लांट के लिए, है ना, जो कि इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता था। कह रहा है ये जो स्टीरीन है ना, ये है इंक्लूडेड इस शेड्यूल, इस रूल के अंदर। ये बड़ी सी किताब है, शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल रूल्स 1989। तो कह रहा है स्टीरीन जो है इस किताब का हिस्सा है, इन रूल्स का एक पार्ट है। समझ गए सेंटेंस को? अब देखो सेंटेंस में जो भी मैंने आपको सिखाया, कौन सा प्लांट? दैट प्रोड्यूसेस पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे डिजास्टर स्ट्रक प्लांट के बाद विच लिख देता ना, तो मतलब क्या हो जाता? दुनिया में सिर्फ एक डिजास्टर स्ट्रक प्लांट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे हैं ना, हम तो उस प्लांट की बात कर रहे हैं जो कि पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि विजाग के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर है। समझ गए? सेंटेंस का मतलब ये है, इसलिए यहाँ पे दैट लगा है। दूसरी चीज़ हैजर्डस, इस वर्ड को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक निमोनिक बताया था इसका, 1000 × 10। हैजर्डस क्या है? 1010 ही तो है ना, मैंने इस तरीके से याद किया था, 1000 × 10, जिसमें इतना सारा रिस्क है, 1000 × 10 टाइम जो रिस्क है ना, वो चीज़ होती है हैजर्डस। मतलब क्या है हैजर्डस का? वेरी रिस्की, पेरिलस, डाइसी, है ना, उसको बोलते हैं हैजर्डस। आगे बढ़े। कह रहा है द रूल्स ले डाउन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ऑन हाउ इट शुड बी हैंडल्ड एंड स्टोर्स। कह रहा है रूल्स है ना, ये ले डाउन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, साफ साफ बताते हैं बड़ी खास स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को, और किस चीज़ पे, कैसे इसको हैंडल किया जाना चाहिए और कैसे इसको स्टोर किया जाना चाहिए। इट किसके लगा यहाँ पे? इट लगा स्टीरीन के लिए, जो कि इस रूल्स के जरिए जो है उसमें बताया गया कैसे हैंडल की जानी चाहिए, कैसे स्टोर की जानी चाहिए। ये रूल्स हैं, बड़े अच्छे रूल्स हैं, बाहर से हम कॉपी करके बनाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें चोरी की होती है ना, कॉपी के रूल्स होते हैं, पर कॉपी करने के बाद इनका इन्फोर्समेंट अच्छा नहीं होता। मैं गुजरात में जब ऑडिट कर रहा था, इन रूल्स को मुझे पढ़ना पड़ा। एक अच्छे जो है ना इंडस्ट्री की मैं ऑडिट कर रहा था, जिसमें ये हैजर्डस केमिकल्स इन्वॉल्व थे। तो मैंने क्या पाया, रूल्स तो हमने उठा लिए, पर उठाने के बाद उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने का जो है ना जिम्मा किसी के ऊपर नहीं है। इसी वजह से ऐसे गैस डिजास्टर होते हैं बार बार, क्योंकि इन रूल्स के अंदर जो लिखा है ना उसको कोई भी फॉलो नहीं करता अच्छे तरीके से। आगे ये बताएगा अभी, कह रहा मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है। कह रहा ऑल्दो it will take an inquiry to establish what caused the incident, the company and the state government knew that the chemical was hazardous। कह रहा हालांकि एक इंक्वायरी होगी, it will take an inquiry, एक इंक्वायरी की ज़रूरत होने वाली है ना, इट विल टेक एन इंक्वायरी। और किस काम के लिए? इस्टेब्लिश करने के लिए। और किस चीज़ को? किस चीज़ ने कॉज किया, किस चीज़ ने कारण बना, और क्या इस इंसिडेंट का, इस पूरी घटना का। तो कह रहा है एक इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ेगी इस काम को इस्टेब्लिश करने के लिए। कह रहा है ऐसा तो ठीक है, लेकिन जो कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये दोनों जो चीज़ें थी ये जानती थी। क्या जानती थी? कि जो दो केमिकल, ये जो स्टीरीन नाम का केमिकल है ना, ये था हैजर्डस, बड़ा ही रिस्की। कह रहा और कैसे था ये?
करेक्टराइज्ड बाय पुअर स्टेबिलिटी अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस। और इसका करेक्टर ये था, करेक्टराइज था ये, इसका ये जिसकी जो है ना सीरत ये थी, करेक्टर ये था, और क्या, पुअर स्टेबिलिटी का, ये स्टेबल नहीं रहता है, बहुत पुअर इसकी स्टेबिलिटी है, और कई कंडीशंस के अंदर है ना, कई वैरायटी ऑफ कंडीशंस के अंदर इसकी स्टेबिलिटी ये खो देता है। करेक्ट, वो कंडीशंस दैट कुड इवन लीड टू एक्सप्लोसिव सिचुएशंस, जो कि यहाँ तक कि लीड कर सकती हैं, ले जा सकती हैं एक्सप्लोसिव सिचुएशंस तक, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बड़ा बम धमाका हो जाए। तो कह रहे सबको पता था पहले से ही चीज़ कि हजार्डस है, पुअर स्टेबिलिटी है, और एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, धमाका भी कर सकता है। समझ गए सेंटेंस को? कह रहा इट इज़ ऑल्सो रीजनेबल टू अस्यूम दैट द सेफ्टी मैकेनिज्म बिल्ड इनटू स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ऑफ समथिंग सो हजार्डस वाज इधर फॉल्टी और अलाउड टू बी ओवर रिटन। कह रहा ऐसा भी रीजनेबल है, बिल्कुल सही मानना है, बिल्कुल सही सोचना है, रीजनेबल है अज्यूम करना इस बात को। अच्छा, किस बात को? जो सेफ्टी मैकेनिज्म बिल्ड इनटू था, जो सुरक्षा का कवच अंदर ही था, इसके बना हुआ था, और किसके? स्टोरेज स्ट्रक्चर के। कह रहा और कैसी स्टोरेज स्ट्रक्चर? एक ऐसी चीज़ की जो बहुत हजार्डस है, जो बड़ी रिस्की है। तो कह रहा ये सेफ्टी मैकेनिज्म है ना, या तो था ये फॉल्टी, और या इसको इजाज़त मिल गई ओवर राइड करने की, इसको जो है दरकिनार कर देने की, जो है किसी को अलाउ कर दिया गया। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहा ऐसा भी मान सकते हैं कि या तो सिक्योरिटी सिस्टम खराब था, या किसी ने जानबूझ करके सिक्योरिटी सिस्टम को ओवरराइड किया। सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़ क्या है? ओवर रिडन, इस वर्ड को मैंने आपको बताया, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। इसको कैसे याद करें? आप ओवर राइड कर जाएं किसी चीज़ के, मैं आपके रास्ते में कोई चीज़ रखूं, आप उसके ऊपर से निकल जाएं, मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसके ऊपर जो है वो अपना जॉन अब्राहम बन के अपनी बाइक को ना उछाल करके निकाल गए। समझ गए ना? राइड कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर से। ओवर राइड का मतलब यही होता है, जहाँ आपको स्टॉप करने के लिए कहा जाए, जहाँ आपको किसी चीज़ को जो है काम करने को कहा जाए, आप उसको दरकिनार कर दें, आप उसको कर देते हैं ओवर राइड। बस यही हुआ, सेफ्टी मैकेनिज्म को ओवर राइड किया गया, जैसा ऐसा लिखा गया था वैसा वैसा नहीं किया, किसी ने उसको जो है दरकिनार करके ऊपर से निकल गया। आगे बढ़ें। हाँ, कह रहा वॉज द रीओपनिंग वर्क एट द फैक्ट्री लेफ्ट टू अनस्किल्ड पीपल एज सम सिटी ऑफिशियल्स हैव सेड। कह रहा क्या रीओपन करने का जो काम है, किसको? वर्क को। और कहाँ पे? फैक्ट्री में। क्या वो काम छोड़ दिया गया, लेफ्ट, अनस्किल्ड लोगों पे, नौसिखिया लोगों के ऊपर? कह रहा जैसा कि कुछ सिटी ऑफिशियल्स ने भी कहा है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब सेंटेंस है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। वर्ब शुरू में आ रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब एक सवाल इसमें पूछा गया है। तो कह रहा क्या ऐसा था, ये सवाल ये पूछ रहा है ना। कह रहा दीज एस्पेक्ट्स मस्ट बी प्रोब्ड इन द इंक्वायरी फॉर टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। कह रहे ये जो पहलू है ना, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो फेसेट्स हैं, फेसेट्स इसका सिनोनिम होता है। कह रहा है इनको प्रोब किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, एग्जामिन किया जाना चाहिए, लुक इनटू किया जाना चाहिए इंक्वायरी के लिए। और क्यों? ताकि अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके, जिम्मेदारी को पहचाना जा सके, किसका कौन कितना जिम्मेदार है। समझ गए सेंटेंस को? आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ से फटाफट से पढ़ने की कोशिश करें, आगे कुछ आएगा वहाँ मैं धीमा पढ़ूंगा। कह रहे द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मस्ट फोकस इमीडिएटली ऑन द मेडिकल नीड्स ऑफ दोज हु हैव बीन ग्रीवियसली अफेक्टेड बाय द गैस लीक। कह रहा सरकार जो है ना आंध्र प्रदेश की, उसको फोकस करना ही चाहिए। और कब? अभी जल्दी से ही, इमीडिएटली, फटाफट से। और किस पे? मेडिकल नीड पे। अच्छा, किन लोगों की? उन लोगों की जिनके लिए हम हु भी लगा सकते हैं, इंसानों की। कह रहा उन इंसानों की जो कि ग्रीवियसली अफेक्टेड है, जो कि बुरे से प्रभावित हैं। ग्रीवियसली मतलब बहुत बुरे से, अफेक्टेड मतलब प्रभावित। और किसके द्वारा? इस गैस के लीक के द्वारा। अच्छा, कौन सी गैस? कह रहा विच हैज़ इनएविटेबली लेड टू कंपैरिजन विद 1984 भोपाल गैस डिजास्टर। कह रहा ये वो है गैस लीक जो कि इनएविटेबली, अनअवॉइडेबली, एकदम पक्का से श्योरली लीड टू कर गई है कंपैरिजन को। कंपैरिजन क्या होता है? दो चीज़ों की तुलना। तो कह रहा है वो गैस लीक जहाँ से हमें एक अनएविटेबल कंपैरिजन दिख रहा है 1984 के भोपाल गैस डिजास्टर के साथ। इनएविटेबली बताया हुआ मैंने आपको, जिसको जो चीज़ टाली ना जा सके। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एज अ हार्मफुल केमिकल स्टेरीन कुड हैव क्रॉनिक इफेक्ट्स बियॉन्ड द इमीडिएट सिम्टम्स। कह रहा एक हार्मफुल केमिकल की तरह ये स्टेरीन है ना, ये रख सकती है लंबे समय तक, क्रॉनिक, लंबे टाइम तक चलने वाले इफेक्ट्स को। और किसके बियॉन्ड? कह रहे जो कि पार हैं, जो कि अलग हैं इमीडिएट सिम्टम से, जो अभी हाथों हाथ जो सिम्टम हमें दिखाई दिए हैं उनसे। तो कह रहे एक बड़ी हार्मफुल केमिकल है, इसके बहुत लंबे इफेक्ट्स आ सकते हैं। सिम्टम आप जानते हैं ना, आपको निशान मिलते हैं ना, जैसे बुखार आया आपको तो ये सिम्टम है किसी बीमारी का, है ना, तो सिम्टम्स।
कह रहा है इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर्स साइट इट एज अ सब्सटेंस दैट मे कॉज कैंसर। कह रहा है दुनिया की सेफ्टी लिटरेचर जो है ना, दुनिया भर की जो लिखी पढ़ी जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिसर्चेज हैं सेफ्टी के ऊपर बनी हुई, वो लिटरेचर वो साइट करता है, इसको हवाला देता है एक ऐसे सब्सटेंस के जैसे, एक ऐसे पदार्थ के जैसे, एक ऐसे एलिमेंट के जैसे जो कि कॉज कर सकता है, जो कि कारण बन सकता है कैंसर का। समझ गए ना, दुनिया भर की लिटरेचर ये बताती है। कह रहा है देयर इज़ नो सेफ लिमिट फॉर एक्सपोजर टू इट, वहाँ पे कोई भी सेफ लिमिट नहीं है इसके एक्सपोजर के लिए। एक्सपोजर क्या होता है? किसी चीज़ के सामने पड़ना, किसी चीज़ को अपने ऊपर प्रभाव डालने देना, इफेक्ट डालने देना। तो इस केमिकल की ना कोई सेफ लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते अच्छा इस गैस में आप 5 मिनट रुके थे, चलो कोई बात नहीं, 6 मिनट रुकने वालों को कैंसर हो जाता है ना। कोई इसकी सेफ लिमिट इस गैस की नहीं है। ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, देयर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैंने ग्रीन किया हुआ है, इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। एक्चुअल में आपका सब्जेक्ट जो है ना वो है नो सेफ लिमिट, है ना। देयर शुरू में जब भी आएगा वो आपको देख के सब्जेक्ट लगेगा, पर वो सब्जेक्ट एक्चुअल में होता नहीं, क्योंकि देयर एक एडवर्ब होती है। नो सेफ लिमिट इज देयर, एक्चुअल में सब्जेक्ट ये है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। कह रहे सोलेशियम पेमेंट्स एंड कंपेंसेशन फॉर द विक्टिम्स एंड फैमिलीज आर इंपॉर्टेंट। सोलेशियम पेमेंट क्या होती है, पहले इस वर्ड को सही से पढ़ो, सोलेटियम नहीं है सोलेशियम बोलते हैं। सोलेशियम मतलब क्या है, ऐसी पेमेंट जो आपकी डैमेज के लिए हो। आपका घर मैं तोड़ दूं, फिर आपको मैं आपके पैसे दूं कि आप अपने घर को फिर से बनवा लो, है ना। आपकी खिड़की तोड़ दूं, आपको पैसे दूं कि आप जाके कारपेंटर से नई विंडो बनवा लो, सोलेशियम पेमेंट। तो कह रहे डैमेज कंपेंसेशन सोलेशियम पेमेंट, और कंपेंसेशन फिर से इसने लिख दिया, इसका मतलब होता है किसी का हर्जाना देना, है ना। यहाँ पे जान और माल दोनों की बात कर दी, तो दोनों इसने वर्ड यूज़ कर लिए। तो कह रहा है एक जान और एक माल दोनों का जो हर्जाना है ना, कह रहा है फॉर द विक्टिम्स, मरने वालों के लिए, और फैमिलीज़ के लिए वो है इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज़रूरी है। कह रहा है बट सो इज़ एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फॉर द विक्टिम्स, पर कह रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट है, वैसा ही। सो यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। कह रहा है जैसे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, दो चीज़, कह रहा है वैसे ही इंपॉर्टेंट है एक्सेस। अच्छा एक्सेस क्या है, हाईएस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर का उन विक्टिम्स के लिए, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, विक्टिम्स को सबसे अच्छी क्वालिटी का हेल्थ केयर जो है मिले, ये जरूरी चीज़ है। सेंटेंस में देखने वाली एक चीज़ आई है यहाँ पे, एक्सेस के बाद में टू लगता है, फिक्स प्रपोजिशन है। अब मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ, इस नॉलेज को जो आपने अभी गेन किया ना मेरे साथ कि ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसकी नॉलेज देखो, आप इसकी वैल्यू देखो। सेंटेंस आपके पास ऐसा आता है, मैनी फार्मर्स इन महाराष्ट्र आर, यहाँ निकाल दो, remain in distress because of a lack of access of agriculture credit welfare scheme of the center। ऐसा आपको मिलेगा, 4 उसके पार्ट्स होंगे, एरर को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, यहाँ पे आपको काम आएगा। अच्छा लैक ऑफ एक्सेस किसका है, एग्रीकल्चर क्रेडिट वेलफेयर स्कीम का। तो ऑफ का क्या मतलब है यहाँ पे, एक्सेस तो अपने बात टू लगता है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, इस ऑफ वाले प्रपोजिशन को हटाना था, एक्सेस के आगे हमेशा टू लगाना होता है। तो ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये ऐसे काम आते हैं आपके अंदर, कहीं भी सेंटेंस के बीच में इनके एरर जो है बना करके आपको दे देता है। बढ़े आगे, कह रहा व्हाट हैपेंड इन गोपालापट्टनम इज़ ऑल्सो अ वार्निंग फॉर इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडिया। जो भी गोपालापट्टनम में हुआ वो पूरी की पूरी चीज़ सब्जेक्ट बन के है एक वार्निंग इंडस्ट्रीज के लिए पूरे देश के अंदर। समझ गए ना, व्हाट हैपेंड इन गोपालापट्टनम एक है नाउन क्लॉज। कैसे पता लगा, इसकी जगह इट रख दो, मैं अगर इट इज़ ऑल्सो अ वार्निंग ऐसा बोलूँ तो इट सब्जेक्ट बन जाएगा ना इसका। तो इस सब्जेक्ट की जगह आने वाला क्लोज है, इसको हम नाउन क्लोज बोलते हैं, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है और एक सब्जेक्ट और वर्ब अपनी खुद की लेकर के बैठा है, ठीक है ना। कह रहा ऑल्दो सम मे सी द इंसिडेंट as a consequence of the lockdown, the states have the authority under the government's orders to exempt process industry। कह रहा है हालांकि कुछ लोग हो सकता है देखें, में सी इसको इस निगाह से देखें, और किसको, इस इंसिडेंट को एक नतीजे के लॉकडाउन की तरह, है ना। लॉकडाउन हुआ, ये बंद हुई, फिर से शुरू हुई, इसीलिए पूरा इंसिडेंट हुआ। तो कह रहा हो सकता है इस नज़र से कुछ लोग इस लॉकडाउन को ना इसका जो कारण माने। कह रहा लेकिन जो स्टेट्स है ना उनके पास अथॉरिटी है, पूरी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से कि एग्जाम्प्ट करें वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज को, पूरी राहत पहुंचाए प्रोसेस इंडस्ट्री को। तो प्रोसेस इंडस्ट्री को पूरी एग्जाम्पशन देने की पावर स्टेट के पास थी, अगर वो चाहती तो प्रोसेस इंडस्ट्री को बंद होने ना देती, क्योंकि इनके अंदर केमिकल पड़े रहते हैं और भले ही लॉकडाउन लग जाए फिर भी इंडस्ट्रीज को काम करना पड़ता है ताकि वो केमिकल जो है ख़राब ना हो या वेस्ट होकर के जो है बाहर जो है फूटे नहीं, जो है निकल करके बाहर नहीं आए, लीक ना हो। समझ गए मेरी बात को। अगर इनको पूरे की पूरी पावर मिली हुई थी
आप चाहते तो इसको चला करके रख सकते थे लोगों की सेफ्टी के लिए इस प्लांट को। कह रहा है इट नीड्स नो स्पेशल एम्फोसिस दैट सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स रिक्वायर्स कंटिन्यूस वॉच। वही बात कह रहा है इसको ज़रूरत कोई भी एम्फोसिस की नहीं है, कोई खास जोर डालने की ज़रूरत नहीं है इस बात पे। बात ये कि इंडस्ट्रियल केमिकल की जो सेफ्टी है ना उसको ज़रूरत होती है लगातार वॉच की, उसको लगातार जो है ना निगरानी की ज़रूरत होती है। और कह रहा है विद नो स्कोप फॉर वेवर्स, और बिना किसी वेवर के, बिना किसी चूक के, बिना किसी राहत के। तो ऐसा नहीं है आज संडे है तो कोई बात नहीं, मेथाइल आइसोसाइनेट का टैंक है इसको पड़ा रहने दो, कल परसों देखेंगे, संडे को फट गया तो वो। तो कहने का मतलब यही है, इस बात पे जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है केमिकल की कंटिन्यूस वॉच बिना वेवर के हमेशा की जानी चाहिए। एज इंडिया एम्स फॉर अ वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस, it needs to strengthen its approach to public and occupational safety। कह रहा है जैसे कि इंडिया एम फॉर कर रहा है, जैसे कि इंडिया आसमान छूने की कोशिश कर रहा है, सीक टू कर रहा है, अचीव करने की कोशिश कर रहा है। एम फॉर मतलब क्या है, किसी बड़ी चीज़ को अचीव करने का ख्वाब बुनना है ना। तो कह रहे हैं जैसे इंडिया कोशिश कर रहा है, ख्वाब बुन रहा है किसकी, एक बहुत ही लंबे चौड़े फैले वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस की, है ना। हमारे यहाँ पे प्लांट्स ही प्लांट्स हो, फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज हो। तो कह रहा है इसको ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की, मजबूत बनाने की इसकी अप्रोच को, और किसके लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए। ऑक्यूपेशनल क्या होता है, ऑक्यूपेशन नाउन से एडजेक्टिव बनाया ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आपका पेशा, और ऑक्यूपेशनल होगी पेशेवर। जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी सेफ्टी होगी ऑक्यूपेशनल, जो फैक्ट्रीज के बाहर है उनकी होगी पब्लिक सेफ्टी। समझ गए ना। तो इसको ज़रूरत है इन दोनों चीज़ों को मजबूत बनाने की। ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट इज़ नॉट अ हर्डल टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। करेक्ट, पारदर्शक, एक क्लियर, अनइक्विवोकल जो ओवरसाइट है ना, जो निगरानी है, वो कोई भी हर्डल नहीं है, वो कोई भी बाधा रुकावट नहीं है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर। तो ऐसा नहीं है अगर निगरानी अच्छी होगी, रूल्स जो कड़े होंगे तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं है। सेंटेंस में देखने वाला वर्ड है ओवरसाइट, कंफ्यूजिंग वर्ड है, ओवर प्लस में साइट। किसी चीज़ के ऊपर साइट रखो, किसी चीज़ के ऊपर निगरानी रखो, पहला मतलब इसका ये। दूसरा, आपकी साइट किसी चीज़ के ऊपर से निकल जाए, आप किसी चीज़ को देख ही ना पाओ, आप कोई मिस्टेक कर दो, चूक कर दो, तो उसको भी कहते हैं ओवरसाइट। तो ओवरसाइट के दो मतलब हैं, एक तो सुपरविजन है, दूसरी आपकी चूक, आप किसी चीज़ में गलती कर गए, वो भी आपकी ओवरसाइट ही कहलाती है। समझ गए ना। एक ही वर्ड है, अब आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, चूक की बात हो रही है या निगरानी की बात हो रही है। हर्डल होती है बाधा, सारे सिनोनिम्स के लिख दिए मैंने, रुकावट के, ऑब्स्टेकल, हिंस्ट्रेंस एंड एम्पेडिमेंट। इट एडवांसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय एलिमिनेटिंग टेरिबल मिस्टेक्स। इट मैं नहीं बताऊंगा कौन है यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे। कह रहा है ये एडवांस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट क्या होती है, विकास। सस्टेनेबल क्या होता है, ऐसी चीज़ जो फिजिबल हो, अप्रोप्रिएट हो, बिल्कुल बराबर नपी तुली हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो कह रहा है ये चीज़ जो है ना, जो भी चीज़ है इट, ये बढ़ाती है, आगे लेकर के आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और कैसे, एलिमिनेट करके खराब मिस्टेक्स को, टेरिबल ओवरसाइट्स को, टेरिबल ब्लंडर्स को। एलिमिनेट करना मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना। इट किसके लगा यहाँ पे, बहुत लोगों ने डाल दिया कमेंट में, बता देता हूँ मैं। इट लगा यहाँ पे आपकी इस अप्रोच के लिए ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट की। तो ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट है ना, वो ये काम करती है, मिस्टेक्स को कम कर देती है और डेवलपमेंट सस्टेनेबल को आगे एडवांस करती है। फटाफट समरी डालें। और जो आपसे मैंने आज तो मैंने क्विज़ पूछा ही नहीं आपसे ना, पर बहुत लोगों ने डाला होगा क्योंकि मैंने आंसर तो बाद में करवाए ना। अच्छा लगा हो तो इसको ना शेयर ज़रूर करें इन वीडियोज़ को। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो किसी को नहीं पता लगेगा इस कंटेंट के बारे में। फिर मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में।